हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए कंप्यूटर में जो 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें से हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सी लैंग्वेज है। दोस्तों, यहाँ से आपको 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, जो 2022 में यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का पेपर हुआ था, उसमें सिर्फ आपको 40 प्लस आपको एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से देखने को मिले थे। लेकिन हो सकता है कि अब की बार आपको सी लैंग्वेज में ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। दोस्तों, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि यूपी पीसीएल या क्लास से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, पहले किसी टॉपिक का एमसीक्यू पढ़ने से पहले उसका बेसिक पढ़ना ज़रूरी होता है, ठीक है, जिससे एमसीक्यू को पढ़ने या सॉल्व करने में हमें आसानी होगी। तो हमें पहले सी लैंग्वेज के बारे में हम जानेंगे, ठीक है, क्या होता है, इसके कुछ बेसिक चीज़ को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है जो है इससे जो बनते हैं दोस्तों ये एग्ज़ाम में, उसको पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, सी लैंग्वेज होता क्या है? पहली चीज़ है कि सी लैंग्वेज होता क्या है, ठीक है। सी लैंग्वेज होता क्या है दोस्तों, पहले देखिए। सी भाषा एक समान उपयोग में आने वाली कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है। सी भाषा जो सी लैंग्वेज है एक समान जनरल उपयोग में आने वाली कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका विकास, इसका जो डेवलपमेंट डेनिस रिची द्वारा बेल टेलीफोन प्रयोगशाला में 1972 में किया गया था। इसका उद्देश्य दोस्तों क्या था? यूनिक्स संचालन तंत्र का निर्माण करना था। क्या था? यूनिक्स संचालन तंत्र का निर्माण करना था। पूछा जा सकता है, तो इसे आप याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। यानी दोस्तों आप कह सकते हैं कि सी इज अ जनरल पर्पज, सी इज अ जनरल पर्पज स्ट्रक्चरल प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज़ यूज टू डेवलप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, इसे याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर है एक एग्जाम यहाँ से पूछा गया है, पूछा जा सकता है कि सी इज है ये मतलब कैसा लैंग्वेज होता है, तो टाइप फुल लैंग्वेज होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सी इज ए टाइप फुल लैंग्वेज जो विच प्रोवाइड्स मेनी डाटा टाइप, ठीक है। जो सी होता है इज ए टाइप फुल लैंग्वेज जो विच प्रोवाइड मेनी डाटा टाइप को, ठीक है, ये बहुत से डाटा को क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक। तो इंपॉर्टेंट हो गया, आप समझ गए होंगे सी लैंग्वेज होता क्या है। यानी सी इज ए जनरल पर्पज, एक जनरल पर्पज होता है किसका, स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक, प्रोसीड्यूरल यानी प्रक्रिया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इट इज़ यूज टू डेवलप किया गया है किसके लिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसके बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग पढ़ लेते हैं दोस्तों, है कि जो अब दोस्तों आप लोग कापी और पेन लेकर जरूर बैठिएगा, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट हम वही चीज़ पढ़ेंगे सी लैंग्वेज में जहाँ से दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटर हैं, कीवर्ड्स हैं दोस्तों, ठीक है, और कुछ और इसमें फंक्शन है जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। आप एक कापी पेन जरूर लेके बैठिएगा यहाँ पर, ठीक है। जो हम बता रहे हैं उसको आप पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाइएगा, जिससे उसे भी आप लिख लेंगे और जितने हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को पढ़ेंगे उसके साथ आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों देखिए, यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सी लैंग्वेज कितने मतलब किन दो लैंग्वेज को बनाकर हम सी लैंग्वेज को मतलब बनाया गया था, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जाता है, इसे आप याद रखिएगा। यानी कि सी लैंग्वेज डेवलप्ड फ्रॉम टू ओल्ड लैंग्वेज, ठीक है। सी लैंग्वेज को हम डेवलप किए हैं फ्रॉम टू ओल्ड लैंग्वेज से। कौन सा हमारे दो लैंग्वेज कौन कौन पुरानी है दोस्तों? एक हमारा है BPCL है, और एक आपका है B है, ठीक है। इस दो लैंग्वेज से हम लोग सी लैंग्वेज को डेवलप किए हैं दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसका एक बार फुल फॉर्म पूछा गया है, फुल फॉर्म इसको आप लिख लीजिएगा। बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, क्या होता है? बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, ठीक है।
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है दोस्तों, ठीक है। इसे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। BPCL का फुल फॉर्म होता है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, पूछा जा सकता है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि सी लैंग्वेज, जो हमारा जो सी लैंग्वेज होता है दोस्तों, सी लैंग्वेज डेवलप्ड फ्रॉम टू ओल्ड लैंग्वेज कॉल, किसे मतलब BPCL एंड बी, यानी ये दो लैंग्वेज से हम सी लैंग्वेज मतलब डेवलप किया गया इस दो लैंग्वेज से, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अब हमारा यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, है याद रखिएगा दोस्तों। देखिए K&R, जो K&R मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। हम जितना पॉइंट पढ़ रहे हैं दोस्तों, एग्जाम में ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन मिले हैं दोस्तों, मे भी मिल भी सकता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। K&R ये क्या है, एक ओरिजिनल वर्जन है। पूछा गया था कि सी लैंग्वेज का ओरिजिनल वर्जन कौन सा, तो इसी तरह ऑप्शन में दिया था ANT K&R, इसी तरह दिया था। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। K&R है क्या है, एक ओरिजिनल वर्जन दोस्तों, ठीक है। ओरिजिनल वर्जन है किसका है, ऑफ सी लैंग्वेज का है। सी लैंग्वेज का ओरिजिनल वर्जन कौन है, K&R है, जो वाज डेवलप्ड, यानी पूछा गया था किसके द्वारा इसे डेवलप किया गया था। तो दोस्तों दो व्यक्ति थे, ठीक है। दो व्यक्ति कौन कौन थे, यानी हमारा फर्स्ट थे ब्रेन कानिंघम थे, इसे आप लिख लीजिएगा दोस्तों। कौन थे हमारे, ब्रेन, दोस्तों एक मिनट पेन चेंज कर देते हैं, यानी हमारे फर्स्ट थे दोस्तों ब्रेन कानिंघम थे, और हमारे दूसरे थे डेनिस रिच के द्वारा, ठीक है। डेनिस रिच के द्वारा, ठीक है। इसे याद रखिएगा। यानी जो K&R एक ओरिजिनल वर्जन ऑफ सी लैंग्वेज का था, और किसके द्वारा डेवलप किया गया था, यानी ब्रेन कानिंघम एंड डेनिस रिच के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और एक हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, यहाँ से है कि पूछा जाता है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ सी लैंग्वेज, फर्स्ट स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ सी लैंग्वेज, ठीक है। फर्स्ट स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ सी लैंग्वेज कौन है दोस्तों, है तो आप आज से याद रखिएगा दोस्तों, हमारा है C89 है, ठीक है। C89 है फर्स्ट स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ सी लैंग्वेज, C89 है। यानी ये पब्लिश किया गया था, किसके द्वारा पब्लिश किया गया था, एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो यानी कि C89 को पब्लिश्ड बाय, यानी किसके द्वारा पब्लिश किया गया था दोस्तों, किया गया था ANSI के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, ANSI के द्वारा। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा, होता है अमेरिकन नेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। इंस्टीट्यूट होता है, अमेरिकन नेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट होता है। क्या होता है, ANSI, अमेरिकन नेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट होता है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जाए कि फर्स्ट स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ सी लैंग्वेज C89 विच वाज पब्लिश्ड बाय, यानी किसके द्वारा इसे पब्लिश किया गया था, ANSI, यानी अमेरिकन नेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे पब्लिश किया गया था दोस्तों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे डबल स्टार लगाया कि आप कहीं पर दोस्तों जरूर इसे लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट और चीज़ है दोस्तों, उसको पढ़ते हैं। देखिए हमारा एक यहाँ पर चीज़ है दोस्तों, है कि द करेंट वर्जन ऑफ सी प्रोग्रामिंग, द करेंट वर्जन दोस्तों, जो करेंट वर्जन ऑफ सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। जो प्रोग्रामिंग का यानी करेंट वर्जन ऑफ सी प्रोग्रामिंग का दोस्तों है, क्या इस दोस्तों यदि C11 है तो ठीक है दोस्तों, यदि C11 नहीं है तो इसे कमेंट में हमें बताइएगा कि इस समय करंट वर्जन ऑफ सी प्रोग्रामिंग की मतलब कितना है, मतलब क्या है दोस्तों, ठीक है। जो करंट वर्जन क्या है सी प्रोग्रामिंग का, यदि C11 है तो ठीक है, यदि नहीं है दोस्तों कमेंट में इसका आंसर हमें दीजिएगा। यदि यही है C11 है तो भी आप दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा। यदि ये दूसरा है तो उसका भी सही आंसर हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है।
अब दोस्तों हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, इसे आप कहीं ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग के हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। इसके हर बार आपको देखने को मिलता है और इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। हमारा है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर दोस्तों, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग हो गया, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग, इसे आप ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें कौन कौन होते हैं, इसे आप लोग कहीं पर लिख लीजिएगा दोस्तों। देखिए बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं एक सी प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है। यदि हम सी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसका क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर। देखिए हमारा फर्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होता है दोस्तों, ठीक है। हमारा डॉक्यूमेंटेशन एक सेक्शन होता है, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होता है। दूसरा हमारा होता है लिंक सेक्शन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों है, लिंक सेक्शन होता है। इसे आप याद रखिएगा दोस्तों। ये एग्जाम में इसी तरह आपको तीन इसमें बेसिक स्ट्रक्चर दे देगा, एक आपको मतलब और दे देगा, पूछ देगा इसमें कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है सी प्रोग्रामिंग का, ठीक है, याद रखिएगा। तो हमारा फर्स्ट है डॉक्यूमेंट सेक्शन, लिंक सेक्शन। तीसरा हमारा है डिफिनेशन सेक्शन आता है दोस्तों। कौन सा आता है, डिफिनेशन सेक्शन आता है, डिफिनेशन सेक्शन आता है, ठीक है। डिफिनेशन सेक्शन आता है, इसको हमारे लिखने में मजा आएगा दोस्तों, आप इसे कॉपी पर सुन के लिखते जाइएगा, ठीक है। फोर्थ हमारा आता है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन आता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल डिक्लेरेशन होता है, ठीक है, डिक्लेरेशन, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन होता है, ठीक है। इसे आप कहीं कॉपी पर जरूर लिख लीजिएगा। और हमारा यहाँ होता है पांचवा होता है मेन फंक्शन सेक्शन होता है। क्या होता है, मेन फंक्शन, जो मेन फंक्शन होता है दोस्तों है सेक्शन होता है, ठीक, मेन फंक्शन सेक्शन होता है। और छठा हमारा यहाँ देखने को मिलता है सब प्रोग्रामिंग सेक्शन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, सब प्रोग्रामिंग, ठीक है, सब प्रोग्रामिंग, ठीक है, सब प्रोग्रामिंग सेक्शन देखने को मिलता है दोस्तों। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर कहीं पर लिख लीजिएगा। यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग क्या क्या होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, लिंक सेक्शन, डिफिनेशन सेक्शन, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, मेन सेक्शन, सब प्रोग्रामिंग सेक्शन। यदि दोस्तों हम किसी चीज़ का बेसिक पढ़ लेंगे तो एमसीक्यू पढ़ने हमें बहुत अच्छा लगेगा और जल्दी जल्दी हम पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और कुछ चीज़ हम बता देते हैं दोस्तों, इसे क्या बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या देखने को मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर है, एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है, यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है, या थोड़ा सा याद रखिएगा। देखिए ये हैज़ इंक्लूड, ठीक, स्टूडियो, STDIO.H, ठीक है, इसको आप बंद कर दीजिए। इसका दोस्तों फुल फॉर्म पूछा गया है, क्या पूछा गया है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है दोस्तों। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। देखिए इसका फुल फॉर्म होता क्या दोस्तों है, स्टूडियो, यानी इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट हेडर होता है। क्या होता है, स्टैंडर्ड, यहाँ से देखिए ये होता है STD से यहाँ पर, यहाँ इसका हो जाए स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड। फिर यहाँ होता I से इनपुट हो गया दोस्तों, इनपुट, O से आउटपुट हो गया, और फिर .H जो है ये हेडर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो पूछा जाता है स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट हेडर, इसका फुल फॉर्म होता है, इसे आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देखने को मिलता क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए एग्जाम में एक बार यहाँ चीज़ें पूछा गया है, क्या है, इसको हम बोलते क्या है, एक बार पूछा गया था दोस्तों, ठीक है। इससे कोई भी हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, इसे हम फर्स्ट पहले इसको हम लगाते हैं, इसे हम हैश को पहले लगाते हैं, इसे हम बोलते क्या है, प्री प्रोसीजर बोलते हैं दोस्तों। इसे आप कहीं लिख लीजिएगा, क्या बोलते हैं दोस्तों, प्री प्रोसीजर बोलते हैं, ठीक है, प्री प्रोसीजर बोलते हैं, ठीक है,
प्री प्रोसीजर बोलते हैं, इसे आप याद रखिए, यानी प्री प्रोसीजर इसे बोला जाता है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। हो सकता है अभी हम लोग एमसीक्यू पढ़ें, इसमें आपको देखने को मिले ऐसा क्वेश्चन आपको, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इसे प्री प्रोसीजर बोला जाता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट दोस्तों है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों, है कि क्या क्या ये होता है। दोस्तों देखिए यहाँ पर एक चीज़ यहाँ से भी एग्जाम में आपको देखने को मिला था कि ये हैज, ठीक है, हैज हो गया। और दोस्तों क्या देखने को मिला था कि इंक्लूड, ठीक है, इंक्लूड। फिर कोनियो, CONIO, ठीक है, कोनियो डॉट एच, ठीक है। इसका दोस्तों फुल फॉर्म पूछा गया था, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, थोड़ा याद रखिएगा। तो यानी कंसोल्ड इनपुट आउटपुट होता है, क्या होता है, कंसोल्ड इनपुट आउटपुट होता है, क्या होता है, कंसोल्ड इनपुट आउटपुट होता है, ठीक है, इनपुट आउटपुट होता है। तो इसे याद रखिएगा, कंसोल्ड इनपुट आउटपुट होता है दोस्तों। इसे अभी तो आपको हम बताए हैं क्या होता है, प्री प्रोसीजर होता है, इसे याद रखिएगा। अब दोस्तों हम कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताते हैं, इसको आप जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा एक फंक्शन जो होता है, इसका प्रोग्राम थोड़ा सा छोटा करके दिखाएंगे कि कहाँ क्या होता है, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों देखिए, एक हमारा मेन फंक्शन होता है, क्या होता है, मेन फंक्शन। अभी हम बताए हैं कि क्या क्या इसमें होते हैं, ठीक है। यानी डिफिनेशन फंक्शन हो गया, लिंक सेक्शन हो गया, डिफिनेशन सेक्शन हो गया, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन हो गया, मेन फंक्शन सेक्शन हो गया, सब प्रोग्रामिंग सेक्शन हो गया, ठीक है। यानी इम्पॉर्टेंट है इस दोस्तों, इसमें एक मेन फंक्शन आता है। देखिए इसके अंदर क्या क्या आते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे मान लीजिए ये मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन है, ठीक है। मान लीजिए जैसे यहाँ पर मेन फंक्शन में अंतर्गत क्या आता है दोस्तों, ठीक है। देखिए अभी प्रोग्राम हम करेंगे दोस्तों, दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ जो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन क्या होता है, लिंक सेक्शन क्या होता है, डिफिनेशन सेक्शन, सब समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, ये क्या होता है दोस्तों, है इसे ब्रेसेस बोला जाता है, ठीक है, ब्रेसेस बोला जाता है। मान लीजिए यहाँ पर हम कोई चीज़ प्रिंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रिंट, ठीक, प्रिंट कर रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों है जो प्रिंट हम करते हैं दोस्तों, है प्रिंट एफ, इसे हम डबल इन्वर्टेड कामा में हम प्रिंट करते हैं दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा, किसमें, डबल इन्वर्टेड कामा में से हम प्रिंट करते हैं कोई किसी चीज़ को, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ प्रिंट करते हैं, क्या प्रिंट करते हैं, मान लीजिए दिस इज कंप्यूटर, या कंप्यूटर मान लीजिए लिख देते हैं, दिस इज कंप्यूटर, ठीक है, दिस इज कंप्यूटर। फिर हम ब्रैकेट को बंद करके कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पर इस तरह हम इसको हमको लगाना पड़ता है, ठीक है, इस तरह हमें लगाना पड़ता है। इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ये होता है, इसे लाइन टर्मिनेटर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, लाइन टर्मिनेटर होता है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, टाइम यानी लाइन टर्मिनेटर होता है, या इसे हम चेंजर बोलते हैं, ठीक है। सेमी कोलन इसे हम बोला जाता है, इस सेमी कोलन को हम लाइन टर्मिनेटर या चेंजर बोला जाता है, क्या बोला जाता है, लाइन टर्मिनेटर या चेंजर बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सी लैंग्वेज में दोस्तों आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटर हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों, उस ऑपरेटर को भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए इतना फंक्शन करने के बाद दोस्तों, फिर अब यहाँ क्या होता है, फिर यहाँ पर होता है गेट सी एच, यहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, गेट सी एच, ठीक, गेट सी एच। फिर इस तरह कर देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ हम लोग फिर ब्रेसेस को क्लोज कर देते हैं, ठीक है, ब्रेसेस को क्लोज कर देते हैं। यानी दोस्तों गेट सी एच का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, क्यों मतलब गेट सी एच लिखा जाता है दोस्तों, इसका कार्य रिजल्ट को सिस्टम पर होल्ड करके रखता है। क्या कार्य होता है, जैसे दोस्तों हम लोग जैसे हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच करके, फिर उसके बाद नीचे जो फंक्शन लिखते हैं, फिर मेन हेडर फॉन्ट से, फिर मेन सेक्शन के बाद जो कंप्लीट प्रोग्रामिंग होने के बाद दोस्तों यदि जो रिजल्ट आता है उसे हम देखना चाहते हैं, ठीक है, तो हम गेट सी एच का यूज करते हैं। तो वह जो जितना हम लोग प्रोग्राम किए हैं तो वो हमारे सिस्टम पे वह क्या करेगा, जो रिजल्ट हम बनाए हैं दोस्तों यहाँ पर ये शो करेगा, ठीक है। ये होल्ड करके रखता है, क्या करता है, ये होल्ड करके रखता है। एग्जाम में पूछा गया था एक बार कि सिस्टम पर रिजल्ट को होल्ड करके कौन रखता है, तो दोस्तों कौन रखता है, गेट सी एच रखता है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों देखिए यहाँ पर एक बार एग्जाम में ये भी पूछा गया था दोस्तों कि जो इंक्लूड हैज इंक्लूड, ठीक,
stdio.h, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, पूछा गया था, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसे लिख लीजिएगा। जो है इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच है दोस्तों, यह है एक लाइब्रेरी या सी की ये लाइब्रेरी होती है, ठीक है। सी की क्या है, लाइब्रेरी, जो क्या है मोर देन वन फंक्शन को क्या करती, एग्जिस्ट करती है। ध्यान दीजिएगा, जो हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच है, यह यानी सी लैंग्वेज की एक लाइब्रेरी इसे बोलते हैं, ठीक है। ये लाइब्रेरी ऑफ सी यानी सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी है, जो क्या करती, मोर देन वन फंक्शन को यह क्या करती, एग्जिस्ट करती है। मोर देन वन फंक्शन को क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब हम थोड़ा सा छोटा एक फंक्शन बनाते हैं दोस्तों, उसके थ्रू आपको थोड़ा हम समझाते हैं कि कहाँ पर क्या होता है, जिससे जो बेसिक स्ट्रक्चर आप सी प्रोग्रामिंग के उसके बारे में भी आप लोग थोड़ा जान जाएंगे कि क्या इस चीज़ होता है, ठीक है। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है, हम बनाते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया दोस्तों, हो गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक, हैज हो गया, इंक्लूड stdio, ठीक है, डॉट एच, ठीक है, डॉट एच, इसे हम बंद कर देते, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ लगाते हैं वाइड मेन, या दोस्तों यहाँ इंट मेन लिखिए या वाइड मेन लिखिए। देखिए हम वाइड मेन का भी मतलब बता रहे हैं कि क्या होता है, ठीक है, और इंट मेन का भी मतलब हम बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसको बनाने के बाद, ठीक, यहाँ पर मान लीजिए हम वाइड मेन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वाइड मेन, ठीक है, इसे हम ब्रैकेट कर देते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग यहाँ से फिर अब स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ब्रेसेस के अंदर मान लीजिए हम कोई एक इंटीजर वैल्यू डालते हैं दोस्तों, क्या है, इंटीजर वैल्यू a इंटू बी, ठीक है, a इंटू बी डालते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ करते हैं, हमें क्या करना है, सम करना है, क्या करना है, सम करना। फिर यहाँ पर देखिए हम यहाँ ये टर्मिनेटर बटन या जो टर्मिनेटर जो होता है दोस्तों है, इस चिन्ह को हम लगा देंगे, ठीक है। ये जो टर्मिनेटर होता है दोस्तों है, इसे हम लगा देंगे यहाँ पर, ठीक। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, हमें क्या करना है, एक सम करना है, ठीक है। यानी कि जो ए की वैल्यू है, ए की जो वैल्यू है दोस्तों है, ये क्या है, ए की वैल्यू हम 10 रख देते हैं और बी की वैल्यू हम क्या रख देते हैं, 6 रख देते हैं, मान लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर जो टर्मिनेटर लगाएं दोस्तों, फिर यहाँ पर भी टर्मिनेटर लगाना पड़ेगा हमें, क्या, यहाँ पर भी टर्मिनेटर हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है दोस्तों, इस टर्मिनेटर यहाँ पर लगाना हमें ज़रूरी होता है, ठीक ना। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर टर्मिनेटर लगाना ज़रूरी होता है, ठीक। और फिर हमें क्या करना है दोस्तों, सम करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे सम लिखेंगे तो a प्लस बी लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे, a प्लस बी। जब हम सम करेंगे तो हमें फिर आगे लिखना क्या पड़ेगा दोस्तों, देखिए हम थोड़ा यहाँ पर लिख रहे हैं, इसे का मतलब करने के बाद यहाँ पर, तब दोस्तों हम यहाँ पर देखिए, यहाँ इंक्लूड हो गया स्टूडियो डॉट एच, वाइड में यहाँ पर लगाएं दोस्तों हैं। फिर यहाँ से हम थोड़ा अंदर यानी जो ब्रेसेस हो गया, इसके अंदर इंटीजर वैल्यू डाले हैं, क्या क्या डालें, ए और बी, ठीक है। कामा हमें सम करना है, क्या करना है, इसे जोड़ना है। फिर यहाँ पर एक हम यहाँ पर ए लगा देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है, ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू 6 हम यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद हमें यहाँ एक क्या करना है, हमें सम करना है। तो फिर हम यहाँ लिखेंगे क्या दोस्तों, प्रिंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रिंट। हमें अब क्या करना है, इसे प्रिंट करना है, ठीक है। इसे क्या करना है, प्रिंट एफ डालेंगे, प्रिंट एफ डालेंगे। तो प्रिंट एफ करने के बाद इसे ब्रैकेट में दोस्तों डबल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, क्या लिखना पड़ेगा हमें, द सम ऑफ ए एंड बी। हमें प्रिंट करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए हम पेन थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ प्रिंट करना है दोस्तों, प्रिंट एफ करना है। तो प्रिंट एफ करने का मतलब यानी ये डबल इन्वर्टेड कामा में हम यहाँ लिखेंगे द सम ऑफ, हम यहाँ क्या करना है, हमें सम करना है। तो द सम ऑफ ए एंड बी, यानी द सम ऑफ ए एंड बी, ठीक है, द सम ऑफ ए एंड बी हमें सम करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर लाइन टर्मिनेटर जो होता है दोस्तों है, फिर इसे हम लगा देंगे, ठीक है, इसे फिर हम लगा देंगे, इसे ध्यान रखिएगा। यानी इसे जो लाइन टर्मिनेटर इसे लगाना कंपलसरी है, यदि नहीं तो इसको आप भूल जाएंगे तो आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो तुरंत रॉन्ग दिखाने लगेगा, ठीक है। यानी जब हम यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों प्रिंट एफ करके, यानी डबल इन्वर्टेड कामा में द सम ऑफ ए एंड बी, फिर उसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, फिर लिखेंगे प्रिंट
क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कामा परसेंटेज, परसेंटेज, फिर लिखेंगे परसेंटेज डी करके फिर इसे ब्रैक यानी डबल इन्वर्टेड कामा में करके फिर यहाँ लिखेंगे सम, फिर यहाँ करने के बाद फिर यहाँ उत्वा यहाँ टर्मिनेटर लगा देंगे। ठीक है, टर्मिनेटर लगा देंगे। फिर उसके बाद करने के बाद फिर हम नीचे लिख देंगे दोस्तों क्या, गेट सी एच लिख देंगे, गेट सी एच लिख देंगे, यहाँ पर गेट सी एच लिख देंगे। ठीक, फिर इसे बंद कर देंगे। यानी गेट सी एच का मतलब हम बताए हैं कि ये क्या करता है, यानी ये रिजल्ट को सिस्टम पे होल्ड करके रखता है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे, फिर इसको हम समझाते हैं दोस्तों। हैं देखिए यहाँ पर होता है दोस्तों, ये हेडर फाइल होती है। क्या होती है, ये हेडर फाइल होती है हमारी है। अब इसके बारे में हम दोस्तों आपको बताते चल रहे हैं कि क्या क्या ये होता है। देखिए ये आपकी हेडर फाइल होती है। ठीक है, क्या होती है, एक हेडर फाइल होती है दोस्तों। ये आपका क्या होता है, मेन फंक्शन होता है। ये आपका मेन फंक्शन होता है दोस्तों। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम मेन फंक्शन यहाँ हेडर फाइल में, फिर उसके बाद नीचे आते तो वाइड मेन होता है, यानी वाइड मेन को हम मेन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग आते हैं, यानी कि एक इंटीजर वैल्यू ए और बी डालते हैं। फिर इस ए और बी को हम क्या करना, हमें सम करना है। ठीक है, यहाँ टर्मिनेटर लगाएंगे। फिर ए की वैल्यू हम 10 डालते हैं, बी की वैल्यू 6 डालते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर इसे भी हम लोग टर्मिनेट करेंगे, इसे भी हम लोग फिर टर्मिनेट कर देते हैं। फिर यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, सम इक्वल टू ए प्लस बी। हमें क्या करना है, यानी कि प्रिंट करना हमें है, प्रिंट करना है, यानी द सम ऑफ ए एंड बी। हमें प्रिंट करना द सम ऑफ ए एंड बी। फिर उसके बाद प्रिंट परसेंट, यानी जो प्रिंट हम ये लिखते हैं दोस्तों, ये डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा जाता है। इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा। प्रिंट एफ डबल इन्वर्टेड कामा परसेंटेज डी लगाकर सम लिख के फिर इसे भी हम लोग क्लोज करते हैं। फिर नीचे हम गेट सी एच लिख देते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों ये क्या चीज़ होता है कि यहाँ पर दोस्तों ये मेमोरी होती है। ठीक है, ये मेमोरी होती है। ठीक, ये मेमोरी होती है। यहाँ पर देखिए आप जितने ब्लॉक डालते हैं, जैसे ए यहाँ ए ब्लॉक डाले हैं, बी डाले हैं। ठीक है, ए में यहाँ 10 है। ठीक है, यहाँ बी है 6 है। तो ये जाकर ऐड करके हमें आपको कितना दिखा देगा, 16 यहाँ पर दिखा देगा। यानी रिजल्ट में हमें ए प्लस बी करके यहाँ 16 दिखा देगा दोस्तों। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन इसी तरह देखने को मिलते हैं दोस्तों। देखिए आपको सी लैंग्वेज में दोस्तों प्रोग्राम करने के लिए इसी तरह एक आध 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर दोस्तों थियोरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, सी लैंग्वेज में ज़्यादातर आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपको बहुत यहाँ पर वहाँ प्रोग्रामिंग करने के लिए नहीं देता है। ठीक है, आपको सिर्फ यही करने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों हम कुछ लोग इंपॉर्टेंट चीज़ और पढ़ने चल रहे हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, इसे आप थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट आप लिखते चलिएगा। फिर उसके बाद हम लोग एमसीक्यू को पढ़ेंगे। दोस्तों देखिए अभी हम आपको बताए हैं, इसको पॉइंट डाल के आप लिख लीजिएगा दोस्तों। ये जो इक्वल टू का जो मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या करता है, एक मैसेज को दोस्तों ये प्रिंट करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यानी प्रिंट करता है, ये डबल इन्वर्टेड कामा में प्रिंट करता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट, इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो यानी आप बोल सकते हैं कि व्हिच मैसेज वी वांट टू प्रिंट मस्ट बी रिटेन अंडर डबल इन्वर्टेड कामा। ठीक है, आप समझ गए होंगे, ये डबल इन्वर्टेड कामा में हम लोग कोई भी मैसेज को प्रिंट करते हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर हो गया दोस्तों। हमारा सेकेंड क्या होता है, सेकेंड में दोस्तों ये जो यहाँ पर बना रहता है दोस्तों है। ठीक है, फिर यहाँ पर ये क्या होता है दोस्तों, ये इसे हम लाइन टर्मिनेटर या लाइन चेंजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हम लाइन टर्मिनेटर बोलते हैं, या इसे हम बोल सकते हैं लाइन चेंजर बोलते हैं। क्या, लाइन चेंजर बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। यदि आप इसका यूज नहीं करते हैं तो आप कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, वो रॉन्ग दिखेगा दोस्तों। ठीक है, हमारा तीसरा यहाँ पर दोस्तों है गेट सी एच। यहाँ से जो दोस्तों पूछा जाता है क्वेश्चन है, ठीक है, वही चीज़ हम आपको बता रहे हैं, गेट सी एच।
इसका कार्य क्या होता है अभी हम आपको बताए हैं दोस्तों है कि यह होल्ड करके रखता है उस आउटपुट को, यानी इनपुट के थ्रू जो आउटपुट हमें निकलता है उसको ये होल्ड करके रखता है कंप्यूटर पर, यानी स्क्रीन पर। ठीक है, मतलब इस रिजल्ट को होल्ड करके रखने का काम यही करता है। ठीक है, अभी दोस्तों हम एक चीज़ एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप जरूर लिख लीजिएगा। एग्जाम में पूछा गया था, सिर्फ खाली यही दिया गया था कि वेरिएबल्स मीन्स, ठीक है, वेरिएबल मीन्स करके फिर आगे सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क दे दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया था दोस्तों वेरिएबल मीन, ठीक है, वेरिएबल मीन्स करके फिर आगे ऐसा डैश डैश करके क्वेश्चन मार्क दे दिया गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या होता है, वेरिएबल्स मीन्स होता क्या है दोस्तों, ये नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन होता है। वेरिएबल्स मीन्स नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन होता है। दोस्तों अभी जो हम लोग प्रोग्राम किए थे, जो ए की वैल्यू हम यहाँ पर रख के बता रहे हैं दोस्तों, जैसे हम वहाँ बनाए थे ना, ए हो गया बी हो गया, यही होता है दोस्तों है नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन होता है। जैसे ए हो गया एक लोकेशन यहाँ बताता है, यहाँ बताता है। ठीक है, ये क्या होगा, ये मेमोरी का एक लोकेशन है। ठीक है, तो यहाँ जो वैल्यू हम रखते थे, यहाँ जो वैल्यू रखते थे, यानी सम करके हमको ये दिखाता था। तो यानी यही है कि वेरिएबल्स मीन ए नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमारा चौथा पॉइंट दोस्तों है, इसे आप लिख लीजिएगा। दोस्तों पूछा गया है कि सी लैंग्वेज जो सी लैंग्वेज का केस कैसा होता है, एक सेंसिटिव केस होता है, यानी सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव होता है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। अभी दोस्तों हम लोगों ने वेब डिजाइनिंग में HTML पढ़े हैं। ठीक है, HTML में हम बताए हैं दोस्तों कि जो वहाँ जो केस होता है वो नॉट सेंसिटिव होता है। वहाँ जो होता है HTML में नॉट सेंसिटिव होता है। नॉट सेंसिटिव और सेंसिटिव मतलब होता क्या दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हम बताते हैं इसका मतलब होता क्या है। जैसे दोस्तों देखिए, हम कल HTML में बताए थे, HTML में कि जो इसका जो होता है दोस्तों है ये नॉट, यानी थोड़ा केस सेंसिटिव मतलब नहीं होता है। यानी कि जैसे HTML में जैसे ए हो गया, इसको दोस्तों करने का मतलब ए एक ही को पढ़ेगा, एक या स्मॉल में आप लिखिए या कैपिटल में लिखिए। ठीक है, HTML एक मतलब ए को ए ही पढ़ेगा, वो ऐसा नहीं है कि ए को मतलब इसका मत दूसरा बता देगा, इसका मत मतलब दूसरा बता देगा। लेकिन यहीं पर सी लैंग्वेज में दोस्तों, सी लैंग्वेज में आपको इसका दोस्तों जो सी लैंग्वेज के सेंसिटिव होता है, पहली चीज़ आप ध्यान सुन लीजिए, एग्जाम में पूछा जाए कि सी लैंग्वेज कैसा होता है, एक केस सेंसिटिव होता है। यानी यदि हम यहाँ ए डालते, इसका ए डालते तो इसका मतलब ये दूसरा बताएगा, इसका मतलब ये दूसरा हमके बताएगा हमको। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और हम लोग पढ़ लेते हैं दोस्तों। अभी हम कल आप लोगों को ये जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड जो 32 होते हैं दोस्तों, हमारा 1 मिनट 27 सेकंड की वीडियो है, उसे आप देख लीजिएगा दोस्तों। जितने हमारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैं दोस्तों उसमें बताए हैं, उसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इसलिए एक क्वेश्चन जो है सी लैंग्वेज जो कीवर्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, इसलिए आपको 3 वो दे देगा, एक उसमें से और दे देता है। ठीक है, वो पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। और ओरली हम यहाँ पर बोल दे रहे हैं कि कीवर्ड्स जो हमारे 32 कौन कौन से हैं। देखिए, हमारा ऑटो है, ब्रेक है, केस है, केयर है, कॉन्स्ट है, कॉन्टिन्यू है, डिफ़ॉल्ट है, डू है, डबल है। ठीक है, इल्स है, इनम है, स्टर्न है, फ्लोट है, फॉर है, गो टू है, इफ़ है, इंट है, लॉन्ग है, रजिस्टर है, रिटर्न है, शॉर्ट है, साइंड है, साइज ऑफ है, स्ट्रक्ट है, स्टैटिक है, स्विच है, टाइप डेफ है, यूनियन है, अनसाइंड है, वाइड है, वोलेटाइल है, वाइल है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार आपके एग्जाम में वोलेटाइल के बारे में पूछा गया था, क्या जो वोलेटाइल है एक कीवर्ड है। तो दोस्तों ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट था, उसमें पूछा गया था दोस्तों। तो इसी तरह आपको 3 देखकर इसमें एक और दे देता है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को हम बता दे रहे हैं, इसे आप एक किसी कॉपी पर ज़रूर लिख लीजिएगा। ठीक है, डाटा टाइप दोस्तों क्या है, डाटा टाइप है। ठीक है, तो इसे आप कहीं लिख लीजिएगा, यहाँ हम लिख दे रहे हैं दोस्तों, डाटा टाइप। डाटा टाइप में क्या क्या देखने को मिलते हैं दोस्तों हैं, देखिए यहाँ हो गया हमारा एक टाइप हो गया, टाइप हो गया, यहाँ हो गया दोस्तों डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन हो गया। ठीक है, यहाँ डिस्क्रिप्शन हो गया, यहाँ मेमोरी रिक्वायर्ड क्या हो गया, मेमोरी
यहाँ रिक्वायर्ड आर से रिक्वायर्ड समझ लीजिएगा, यानी कि टाइप हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, मेमोरी रिक्वायर्ड हो गया दोस्तों। ठीक है, देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, इंट देखने को मिलता है, एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। ठीक है, यहाँ ये इंट हो गया। ठीक है, यहाँ पर हो गया कैर हो गया, कैर हो गया। ठीक है, यहाँ पर होता है दोस्तों फ्लोट होता है, क्या होता है, फ्लोट होता है। फिर हमारा यहाँ होता है एक डबल होता है। ठीक है, क्या होता है, डबल होता है, यहाँ डबल होता है दोस्तों। ठीक, अब देखिए यहाँ पर देखिए इसे जो होता है इंट को हम इंटीजर बोलते हैं डिस्क्रिप्शन में, यानी इसे हम क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। इंट को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर। कैर को क्या बोलते हैं, कैरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, कैरेक्टर बोलते हैं। ठीक, इसे याद रखिएगा। यानी फ्लोट को क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग नंबर बोलते हैं। ठीक है, फ्लोटिंग नंबर बोला जाता है। ठीक है, फ्लोटिंग नंबर बोलते हैं, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक, फ्लोटिंग नंबर बोलते हैं। और डबल को हम डबल ही बोलते हैं। ठीक है, डबल को क्या बोलते हैं, डबल ही बोलते हैं। अब दोस्तों इसका हम मेमोरी जो रिक्वायर्ड होता है दोस्तों, यही पूछा गया था एग्जाम में। ठीक है, जो डाटा टाइप यही पूछा गया है, कितने बाइट की होती है दोस्तों, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए इंट की यानी इंटीजर वैल्यू की जो जो साइज होती है, मेमोरी रिक्वायर्ड होती है, 2 बाइट की होती है। कितनी होती है, 2 बाइट की होती है, 2 बाइट की होती है। कैर की यानी करेक्टर की 1 बाइट की होती है। कितनी, 1 बाइट की होती है। ठीक है, यानी फ्लोट की होती है, कितनी होती है, फ्लोट यानी ये कितनी, 4 बाइट की होती है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। और डबल की कितनी होती है, 8 बाइट की होती है। ठीक है, कितनी, 8 बाइट की होती है, इसे आप याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक डबल स्टार लगा लीजिएगा। आपको एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से देखने को मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी इंट का इंटीजर यानी 2 बाइट, कैर का कैरेक्टर 1 बाइट, फ्लोट का फ्लोटिंग 4 बाइट, और डबल का डबल 8 बाइट होता है। और नीचे एक यहाँ पर दोस्तों है छूट गया, उसे आप लिख लीजिए। यानी लॉन्ग डबल का कितना होता है, 10 बाइट होता है। कितना होता है, 10 बाइट होता है। नीचे इसके डबल के नीचे लिख लीजिएगा लॉन्ग डबल का, यहाँ लॉन्ग डबल, फिर यहाँ पर नीचे इसके जस्ट बगल में लॉन्ग डबल, यानी कितने बाइट का होता है, 10 बाइट का होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग कहीं पर दोस्तों जरूर लिख लीजिएगा, भूलिएगा मत दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटर हैं, उस ऑपरेटर के चिन्ह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसमें 3 ऑपरेटर का चिन्ह दे देगा, एक आपसे पूछ लेगा कि इसमें कौन सा ये ऑपरेटर नहीं है। उस ऑपरेटर को हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद दोस्तों एमसीक्यू को हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या क्या होता है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर जो हमारे होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर जो होते हैं दोस्तों हैं, इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है दोस्तों। देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, हम ओनली बोल रहे हैं दोस्तों, इसे आप लिखते जाइएगा। ठीक है, देखिए हमारा फर्स्ट है अर्थमेटिकल ऑपरेटर। क्या है, अर्थमेटिकल ऑपरेटर, ये यहाँ फर्स्ट हमारा है दोस्तों, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं अर्थमेटिकल ऑपरेटर। ठीक है, सेकेंड हमारा आता है दोस्तों है रिलेशनल ऑपरेटर। क्या आता है, रिलेशनल ऑपरेटर होता है। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर होता है। तीसरा हमारा होता है दोस्तों यूनरी ऑपरेटर होता है। क्या होता है, यूनरी ऑपरेटर होता है। हमारा चौथा होता है दोस्तों है असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। पांचवा क्या होता है, पांचवा कंडीशनल ऑपरेटर होता है। क्या होता है, कंडीशनल ऑपरेटर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अभी हर जितने हमारे दोस्तों हैं ऑपरेटर, उसके हम मतलब हर नंबर डाल डाल के उसके ऑपरेटर को हम लिखेंगे दोस्तों, तो उसको आप लिख लीजिएगा। अभी आप ओरली सुन लीजिए इसकी। ठीक है, यानी कंडीशनल ऑपरेटर हो गया, और उसके बाद हमारा लॉजिकल ऑपरेटर आता है, फिर हमारा बिटवाइज आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ से जरूर पूछा जाता है बिटवाइज ऑपरेटर, और लास्ट हमारा आता है स्पेशल ऑपरेटर होता है। ठीक है, स्पेशल ऑपरेटर दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हम आपको अर्थमेटिकल ऑपरेटर के कुछ क्या चिन्ह होते हैं उसको हम बता देते हैं, उसको आप लिख लीजिएगा। किसके, अर्थमेटिकल ऑपरेटर के। ठीक है, अरिथमेटिकल मेटिकल ऑपरेटर। ठीक है,
अर्थमेटिकल ऑपरेटर के चिन्ह कौन कौन से होते हैं दोस्तों हैं, एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे याद रखिएगा आप लोग। देखिए, एक आपको प्लस देखने को मिलता है, दूसरा माइनस में देखने को मिलता है, तीसरा जो स्ट्रिक का जो निशान होता है इसे हम मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है दोस्तों है। एक हमारा इस तरह सिर्फ साइन रहती है दोस्तों है। एक क्या डिविजनल के लिए यूज होता है, मतलब डिवीजन करने के लिए। एक हमारा यहाँ पर होता है दोस्तों है रिमाइंडर के लिए, जो परसेंटेज यानी भागनुमा होती है, ये रिमाइंडर के लिए यूज होता है दोस्तों, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब कुछ हम आपको बताते हैं दोस्तों हैं, कौन सा बता दें, एक ऑपरेटर यानी अर्थमेटिकल ऑपरेटर हो गया दोस्तों। अब हम आपको बताते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, क्या बताते हैं, यानी हमारा फर्स्ट क्या हो गया दोस्तों, अर्थमेटिकल ऑपरेटर के चिन्ह आप देख लीजिए, यानी प्लस माइनस स्ट्रिक, और एक यहाँ पर होता है दोस्तों है, एक किसके लिए होता है, डिविजनल के लिए होता है, यहाँ पर रिमाइंडर के लिए होता है। इसको आप पॉइंट डाल के लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। फिर हम दूसरा आपको बता देते हैं, दूसरा वाला असाइनमेंट ऑपरेटर, कौन सा, हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर, इसके अंतर्गत इसके कौन कौन चिन्ह होते हैं दोस्तों हैं, देखिए, इक्वल होता है, ठीक, कामा, माइनस इक्वल होता है, कामा, प्लस इक्वल होता है, कामा, स्ट्रिक होता है, इक्वल होता है, कामा। फिर उसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है, जो यहाँ परसेंटेज नुमा देखने को मिलता है, इक्वल। आपके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप देख लिए होंगे अर्थमेटिकल ऑपरेटर के जो चिन्ह होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर के क्या क्या होते हैं दोस्तों। एग्जाम में इसी तरह आपको मान लीजिए इसमें 3 देकर एक इसमें अर्थमेटिकल का डाल देगा, पूछ लेगा कि इसमें कौन सा जो है असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे आप लोग लिख लीजिएगा। अब दोस्तों हम बताएंगे आपको तीसरा जो रेशनल ऑपरेटर है, यहाँ से भी क्वेश्चन यहाँ से जो इसके पूछे जाते हैं, ठीक है, इसे आप लिख लीजिएगा। तीसरा हमारा दोस्तों है रेशनल, जो रिलेशनल जो होता है दोस्तों है रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर यानी रिलेशनल ऑपरेटर के जो चिन्ह है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। इसे आप लोग लिख लीजिएगा दोस्तों। देखिए, हमारा होता है फर्स्ट कौन सा होता है, ये होता है, ये क्या होता है, लेस देन होता है, क्या होता है, लेस देन होता है। एक क्या आपका होता है, ग्रेटर देन होता है, ठीक है। एक आपका कौन सा होता है दोस्तों है, इक्वल करके होता है, यानी लेस देन इक्वल होता है, ठीक है। ये होता है ग्रेटर देन इक्वल होता है दोस्तों, क्या है, ग्रेटर देन इक्वल, यानी कि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल होता है। फिर हमारा एक होता है यहाँ डबल करके दिखता है दोस्तों, ठीक है, डबल करके यानी डबल इक्वल करके दिखता है, यानी यहाँ डबल, फिर यहाँ डबल इक्वल करके दिखता है दोस्तों है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। आपका एक यहाँ से देखने को मिलता है, लास्ट दोस्तों है इस तरह देखने को मिलता है, फिर यहाँ नीचे एक बिंदी रहेगी, यानी फिर इक्वल रहता है, इसे हम नॉट इक्वल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे नॉट इक्वल बोलते हैं, ठीक है, इसे नॉट इक्वल बोला जाता है। तो हमारे एक इम्पॉर्टेंट है, कौन से हैं, रिलेशनल ऑपरेटर हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर के जो चिन्ह हैं इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे कुछ लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों, पूछा जाता है लॉजिकल ऑपरेटर के चिन्ह कौन कौन से होते हैं दोस्तों। देखिए, यहाँ हमारा है लॉजिकल ऑपरेटर, कौन सा, लॉजिकल ऑपरेटर, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर, दोस्तों देखिए, लॉजिकल ऑपरेटर में क्या क्या आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ से हैं, देखिए, इसमें आपको 3 साइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही से अक्सर एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है लॉजिकल ऑपरेटर से। सब में देखकर एक लॉजिकल ऑपरेटर को उसमें डाल देता है, ठीक है, तो ही पूछता है कि लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा, ठीक है। देखिए, हमारा फर्स्ट है दोस्तों, इस तरह इसका साइन बना रहता है, ठीक है, इसे हम लॉजिकल एंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लॉजिकल एंड बोलते हैं, ठीक है, इसे लॉजिकल एंड बोलते हैं। हो सकता है अभी हम लोग एमसीक्यू पढ़े वहाँ पर देखने को मिले। फिर हमारा यहाँ पर है दूसरा दोस्तों है, इस तरह सिर्फ एक पाई की नुमा रहता है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं लॉजिकल और बोलते हैं, लॉजिकल और बोलते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर एक हमारा यहाँ पर आता है, सिर्फ यहाँ करके एक नीचे बिंदी रहती है, ठीक है, नीचे एक बिंदी रहती है, ये होता है लॉजिकल नॉट होता है दोस्तों, क्या होता है,
लॉजिकल नॉट होता है। तो इम्पॉर्टेंट है, यानी कि इसके लिए लॉजिकल एंड होता है। ये जो डबल पाई रहती है दोस्तों है, ये लॉजिकल आर होता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉजिकल नॉट होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, लॉजिकल ऑपरेटर है। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर के चिन्ह है दोस्तों, इसे याद रखिएगा आप लोग। ठीक, और कुछ बिटवाइज ऑपरेटर हम लोग देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो बिटवाइज ऑपरेटर है, बिटवाइज, ठीक है, जो बिटवाइज ऑपरेटर दोस्तों है, ठीक है, ये भी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ की जो इसके चिन्ह है दोस्तों पूछे जाते हैं, इसे याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए हमें क्या क्या देखने को मिलता है दोस्तों, ये इस तरह आप देखने को मिलेगा, इसमें एक, फिर एक हमारा एक सिर्फ पायनुमा देखने को मिलेगा दोस्तों, इस तरह देखने को मिलता है, और एक बार इसमें इसके बारे में पूछा गया तो इसे हम बोलते क्या हैं दोस्तों। ठीक है, इसे याद रखिएगा, और इस तरह आपको ठीक इस तरह देखने को मिलता है दोस्तों। ये पूछा गया था इसके बारे में कि इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे हम टाइल्ड बोलते हैं, इसे आप याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, टाइल्ड बोलते हैं। ठीक ना, टाइल्ड इसे बोला जाता है, इस चीज़ को जैसे एक इस तरह बना रहता है सिर्फ है, इसे टाइल्ड बोलते हैं। ऐसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों हैं कैरॉट बोलते हैं। ठीक है, कैरॉट बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखिएगा। और इसे हम बोलते हैं दोस्तों हैं, क्या बोलते हैं, एम% बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम% बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं एम% बोलते हैं। ठीक, तो इसे आप लोग याद रखिए, एम% बोलते हैं। ठीक है, एम% इसे बोलते हैं, इसे कैरॉट बोलते हैं, इसे टाइटल बोलते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट होते हैं, यही 3-4 चीज़ से देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसे हम और भी बोलते हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, और बोलते हैं। ठीक, अब दोस्तों हम लोग अब पढ़ेंगे दोस्तों इम्पॉर्टेंट MCQ, जो इससे जितना हम लोग पढ़े हैं दोस्तों, इसको आप अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो MCQ को पढ़ने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा दोस्तों, इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और उसके बाद कल हमारा दूसरा जो लेक्चर रहेगा दोस्तों, उस पर होगा हमारा क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, हम लोग कल पढ़ेंगे दोस्तों कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट जो होते हैं उसको पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, जिससे उसको भी पढ़ेंगे, और उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे व्हाइल लूप हो गया। ठीक है, व्हाइल लूप हो गया, उसके बाद डू व्हाइल लूप हो गया, ये सब जितने हमारे होते हैं, और स्ट्रिंग हो गए, करेक्टर, मतलब ऐसे चीज़ को जो पढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा इंपॉर्टेंट, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारा यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज द प्री प्रोसीजर टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, आप देख सकते हैं, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की पूर्ववर्ती थी, पहले थी। ठीक है, तो हम जानते हैं दोस्तों, अभी हम बताए हैं BCPL, कौन सी BCPL है, कौन सी BCPL का फुल फॉर्म बताए हैं दोस्तों हम कि बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है दोस्तों। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ सी दोस्तों सही है। ठीक है, यहाँ दूसरा क्वेश्चन हमारा कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय, सी प्रोग्रामिंग को किसके द्वारा डेवलप किया गया था दोस्तों, तो आप लोगों को मालूम होगा कि इसमें कौन है दोस्तों, बताइए, डेनिस रिच के द्वारा डेवलप किया गया था। ठीक है, जिसे याद रखिएगा, सी वाज डेवलप्ड इन द ईयर, मतलब सी को कब डेवलप किया गया था दोस्तों, 1972 में किया गया था इसे। ठीक है, 1972 में किया गया था। सी इज अ डैश लैंग्वेज है दोस्तों, एक मिडिल लैंग्वेज होती है। ठीक है, मिडिल लैंग्वेज होती है, इसे याद रखिएगा। और दोस्तों हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, सी लैंग्वेज इज अवेलेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक दोस्तों, अभी हम आपको बताए हैं वहाँ पर बेसिक में दोस्तों कि जो डॉस भी होता है, विंडोज, यूनिक्स, यानी ऑल द एबव हमारे सही है दोस्तों। ठीक है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट तीनों हमारे हैं। यहाँ पर 6 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज टू डिनोट अ प्री प्रोसीजर स्टेटमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। अभी हम यहाँ पर बताए थे आपको कि हमारा ये होता है कि यहाँ पर बताए थे ना कि यहाँ पर करने के बाद ये और स्टूडियो इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच बताए थे दोस्तों, इसी को बोलते हैं प्री प्रोसीजर होता है, यानी स्टार्टिंग यहीं से हमारी होती है। तो इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। अब दोस्तों हमारा है 7 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर डाटा टाइप। ठीक है, स्केलर डाटा टाइप, तो हमारा कौन सा होता है दोस्तों, फ्लोट होता है, यूनियन होता है, एरे होता है, पॉइंटर होता है, तो हमारा कौन सा होता है दोस्तों, फ्लोट होता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, स्केलर डाटा टाइप हमारा कौन होता है, फ्लोट होता है। 8 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग
आर टोकन्स इन सी लैंग्वेज में जो टोकन होते हैं, कीवर्ड होते हैं, वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, ऑल द एबव इसमें सभी होते हैं दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। और हमारा यहाँ पर है कि व्हाट इज़ द वैलिड रेंज ऑफ नंबर फॉर इंट टाइप ऑफ डाटा। दोस्तों हम आपको इसका रेंज का चीज़ हम बता दे रहे हैं दोस्तों, मे भी एग्जाम यहाँ से देखने को मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। इसे आप कहीं पर लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, इसे आप तुरंत कहीं पर जरूर लिखिए दोस्तों, ठीक है, इसलिए एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ से इसका रेंज पूछा जाता है, ठीक है। देखिए ये हमारा कैर हो गया, ठीक है, ये हमारा कैर हो गया दोस्तों। ये क्या है, साइंड है, ठीक है, ये हमारा क्या है, साइंड है दोस्तों, ठीक है। इसे दोस्तों हमारे लिखने पर मत जाइएगा दोस्तों, जो हम बोल रहे हैं उसको आप लिखते जाइएगा, ठीक है, जो हम बोल रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं हमारे मुंह से, उसको आप लिखते जाइएगा, हमारे बोलने पर, हमारे लिखने पर मत जाइएगा दोस्तों। देखिए यहाँ एक कैर है, ठीक, ये क्या है, एक साइंड है, ठीक है दोस्तों। ये क्या अभी हम बताए थे, ये जो कैर होता है कितने बिट का, यानी 1 बाइट का होता है, कितने, 1 बाइट का होता है, ठीक है, 1 बाइट का दोस्तों। इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, यानी -128 प्लस 127 होती है, -128 127 होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों है। फिर इसी में दोस्तों देखिए, यानी कैर साइंड का जो होता है 1 बाइट का, यानी -128 प्लस 127 होता है, यानी फिर जो कैर हमारा होता है दोस्तों है, कैर में ये अनसाइंड होता है, ठीक है, एक हमारा साइंड होता है, एक अनसाइंड होता है। इसका देखिए ए भी हमारा कितने बाइट का होता है, एक ही बाइट का ए भी होता है, एक बाइट का ए भी होता है, ठीक है, एक बाइट का। इसकी रेंज दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी 0 to 255 होती है दोस्तों, 0 to 255 होती है। तो ये हमारे कौन है दोस्तों, यानी करेक्टर डाटा टाइप के हमारे हैं, 1 बाइट यानी साइंड 1 बाइट हो गया, यानी -128 से प्लस 127, यानी और कैर में अनसाइंड से 128 जो 1 बाइट होता है, यानी इसका होता है 0 से 255 होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके, देखिए कैर और इंटीजर के जरूर आपको देखने को मिलते हैं, फ्लोट के देखने को मिलते हैं, और अभी ये डबल का और लॉन्ग डबल का देखने को नहीं मिला है, ठीक है। इंटीजर का आप लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, इंटीजर का आप लिख लीजिए। जो इंटीजर वैल्यू हो गई, एक हमारी इंटीजर में दोस्तों क्या आती है, इंटीजर में आती एक साइंड हो गई, और एक हमारा क्या हो गया, अनसाइंड हो गया, ठीक है, अनसाइंड हो गया, ठीक, अनसाइंड हो गया। इसकी देखिए ये इसकी बाइट कितनी होती है दोस्तों, अभी हम आपको बताए थे, यानी इंटीजर की 2 बाइट होती है, ठीक है, इसकी 2 बाइट होती है, ध्यान दीजिएगा। और इसका रेंज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेंज जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, अक्सर रेंज ही देखने को मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो रेंज होता है दोस्तों है -32,768 -32,768 प्लस 32,767 होता है, ठीक है, 32,767 होता है दोस्तों। और अनसाइंड का क्या क्या होता है दोस्तों है, यानी 0 से लेकर 65,535 होता है, ठीक है, 65,535 होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी जो इंट का जो साइन की ये 2 बाइट का होता है, यानी -32,768 प्लस 32,767 होता है, और इंटीजर अनसाइंड का ये भी 2 बाइट का होता है, यानी 0 से 65,535 होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों और इसमें दोस्तों एक चीज़ और है, थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा, यानी कि इंट लॉन्ग होता है, एक इंट अनसाइंड लॉन्ग होता है, ठीक है, इंट लॉन्ग होता है, इंट अनसाइंड लॉन्ग होता है दोस्तों, इसे आप भी लिख लीजिएगा कहीं पर। देखिए इंट एक लॉन्ग होता है, और इंट अनसाइंड लॉन्ग होता है, ठीक है, अनसाइंड लॉन्ग होता है। इसका ये भी दोस्तों ये 4 बाइट का होता है, इसे याद रखिएगा, ये भी 4 बाइट का होता है, इसे याद रखिएगा। अभी हम लोग इंटीजर साइंड और अनसाइंड पढ़े तो 2-2 बाइट का होता है, लेकिन इंट लॉन्ग है, ठीक है, ध्यान दीजिए, इंट लॉन्ग है, इंट अनसाइंड लॉन्ग है, ठीक है। तो इसका रेंज होता है दोस्तों है, अभी रेंज देखने को नहीं मिला, लेकिन मे भी ये देखने को मिल जाए, तो इसे आप याद रखिएगा दोस्तों। ये होता है, इसका लॉन्ग का होता है, थोड़ा सा लंबा होता है, -21 47 -21 47 48 36 48, ठीक है, से ये 2 हो गया, से प्लस 21
47, 48, 36, 47, यानी ये 48 है दोस्तों, तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 47 हो जाएगा। ठीक है, इसका यानी इंट लॉन्ग का ही है। ठीक है, और हमारा यहाँ पर देखिए इंट अनसाइंड लॉन्ग का क्या क्या होता है, इसका देख लीजिए। इसका हमारा होता है 0 से लेकर 42, 94, 96, 72, 95 होता है दोस्तों। ठीक है, जिसे आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, अब इसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखिए, इसको हम लोग दोस्तों पढ़ चुके। अब देखिए इसका एमसीक्यू पढ़ने में हमें आसानी होगी दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या था कि व्हाट इज़ द वैलिड रेंज ऑफ नंबर फॉर इंट टाइप ऑफ डाटा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना हमारा आंसर होगा, बी होगा, यानी कि -32,768 टू +32,767। अभी हम बताएं दोस्तों, यही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर है कि विच सिंबल, 10 नंबर क्वेश्चन, विच सिंबल इज यूज एज ए स्टेटमेंट टर्मिनेटर इन सी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टर्मिनेटर के लिए दोस्तों यही यूज होता है दोस्तों, अभी हम बताए थे आपको। देखिए यहाँ पर विच स्केप कैरेक्टर कैन बी यूज टू बिगिन न्यू लाइन इन सी। सी में जो कैरेक्टर को मतलब क्या करना होता है दोस्तों, एक न्यू लाइन के लिए हमारा क्या मतलब साइन होती है दोस्तों, तो /n जो होता है इसी का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, जो /n होता है न्यू लाइन के लिए यही होता है। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि विच स्केप कैरेक्टर कैन बी यूज टू यानी जो स्पीकर इन है, तो दोस्तों हमारा यहाँ पर जो ए होता है, ए होता है। ठीक है, ये जो होता है /a होता है, यही होता है। और हमारा देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, कैरेक्टर कांस्टेंट शुड बी इनक्लोज्ड बिटवीन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जो कैरेक्टर होता है कांस्टेंट शुड बी इनक्लोज्ड बिटवीन किसके किसके बीच, एक सिंगल कोटेशन। ठीक है, सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन या बोथ ए एंड बी। और देखिए यहाँ पर क्या है, कैरेक्टर की बात हो रही है ना दोस्तों, तो यानी सिंगल कोट्स के लिए होता। ठीक है, और प्रिंट के लिए डबल के लिए होता। ठीक है, तो यानी यहाँ पर है कि कैरेक्टर कांस्टेंट शुड बी इनक्लोज्ड बिटवीन सिंगल यानी सिंगल कोट्स के लिए। ठीक है, यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है कि स्ट्रिंग कांस्टेंट शुड बी इनक्लोज्ड बिटवीन। जो स्ट्रिंग कांस्टेंट शुड बी इनक्लोज्ड बिटवीन दोस्तों कौन होता है, डबल कोट्स होता है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पर है 15 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड। इसमें से कौन सा इनवैलिड है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन सा इनवैलिड है, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों आप तो यहाँ पर देखते हो कि ए भी है, आपका ए भी देखने को मिलता है, ए भी देखने, लेकिन ये जो है ए बी सी ये देखने को नहीं मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो है डी है, डी यही इनवैलिड है दोस्तों। ठीक है, और द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ वेरिएबल इन सी इज 8। ठीक, कौन है हमारा है 8 है। व्हाट विल बी द मैक्सिमम साइज ऑफ द फ्लोट वेरिएबल। ठीक है, फ्लोट वेरिएबल दोस्तों अभी हम बताए हैं आपको कौन सा होता है। फ्लोट वेरिएबल के लिए 4 बाइट्स का हमारा होता है। ये इंट के लिए होता है, ये आपका इंट के लिए होता है, ये कैरेक्टर के लिए होता है, ये फ्लोट के लिए होता है, ये आपका डबल के लिए होता है। ठीक है, ये अभी हम आपको बताए थे, यही है दोस्तों। देखिए यहाँ पर व्हिट विल बी द मैक्सिमम साइज ऑफ डबल वेरिएबल। जो मैक्सिमम साइज ऑफ डबल वेरिएबल के लिए कौन सा होता है दोस्तों, हमारा 8 होता है यहाँ पर है। ठीक है, कौन होता है 8 हमारा होता है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अ डिक्लेरेशन फ्लोट ए कामा बी ऑक्यूपाई डैश ऑफ मेमोरी। तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, बोला गया है कि एक डिक्लेरेशन है फ्लोट वैल्यू का। ठीक है, तो ए और बी ऑक्यूपाई करेगा, तो दोस्तों क्या करेगा दोस्तों, तो हमारा ये 8 बाइट का करेगा दोस्तों। ठीक है, 8 बाइट का करेगा, यानी कि फ्लोट में एक हमारा 4 बाइट का होता है, तो दोनों जोड़ेंगे तो हमारा 8 बाइट का ये दोस्तों मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, और 20 नंबर क्वेश्चन है द साइज ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल इज। द साइज ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल इज, तो हमारा कौन होता है दोस्तों है 1 बाइट, 8 बाइट, 16 बाइट, यानी स्ट्रिंग के लिए दोस्तों ने स्ट्रिंग, तो नहीं इसमें नन होगा दोस्तों। ठीक है, स्ट्रिंग के नन इसमें है, इसे याद रखिएगा। और 21 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यानी कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर दोस्तों, हम असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में जो कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट जो था उसको जो ऑपरेटर था उसके बारे में बताए थे दोस्तों। देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है,
तो इसका जो सीक्वेंस बनता दोस्तों है यही बनता ए प्लस इक्वल टू 5 होता है, या इसको इस तरह भी आप लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे ए इक्वल टू प्लस 5 इस तरह भी लिख सकते हैं। तो हमारा यही होता है। और देखिए यहाँ पर है 22 द ऑपरेटर, यहाँ पर देख सकते हैं ऑपरेटर इज एग्जाम्पल फॉर डैश ऑपरेटर। ये किसका होता है दोस्तों है, ठीक है, किसका होता बताइए हमको दोस्तों। अभी हम इसका बताए थे लॉजिकल ऑपरेटर का होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसी तरह देखने को मिलते हैं, इससे अलग कुछ नहीं देखने को मिलता है। तो आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया है कि ऑपरेटर जो है, ये जो चिन्ह यहाँ दे दिया है, मतलब ये कौन सा ऑपरेटर, तो लॉजिकल ऑपरेटर हो गया दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसे। और यहाँ पर देखिए द ऑपरेटर, यहाँ पर देख सकते हैं ऑपरेटर एक है इज यूज्ड फॉर, यूज किया जाता है किसके लिए किया जाता है दोस्तों है, तो यानी ये बिटवाइज ऑपरेटर है। अभी हम बताए थे इसे हम एम परसेंट बोलते हैं, ठीक है, इसे हम एम परसेंट बोलते हैं, अभी हम बताए थे आपको, ठीक है, एम परसेंट बोलते हैं, ठीक है, एम परसेंट इसे बोला जाता है। तो यानी ये बिटवाइज ऑपरेटर का ये क्या है, चिन्ह है दोस्तों, ठीक, इसे आप याद रखिएगा। 24 क्वेश्चन है द ऑपरेटर कैन बी अप्लाइड टू, जो ऑपरेटर को हम अप्लाइड करेंगे इंटीजर वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, डबल वैल्यू, ऑल ऑफ द एबव, किस में करेंगे दोस्तों, यानी इंटीजर को, यानी जो ऑपरेटर कैन बी अप्लाइड यानी फ्लोट वैल्यूज को, ठीक है, फ्लोट वैल्यू को। तो इसे आप याद रखिएगा। 25 क्वेश्चन है द इक्वलिटी ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाई, द इक्वलिटी ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाई दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम अभी यहाँ बताए थे आपको, जो डबल होता है ना दोस्तों यही होता है, यानी कि इक्वलिटी इक्वल को दर्शाता है, ठीक है। 26 है कि ऑपरेटर्स हैव हायरार्की, जो इट इज यूजफुल टू नो, जो नो विच ऑपरेटर, तो क्या ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज यूज फर्स्ट, इज फास्टर ऑपरेटर एंड लार्जर नंबर्स। तो हमारा कौन होता है दोस्तों है, ये इज यूज फर्स्ट, ठीक है, इज यूज फर्स्ट, ठीक है, इसे याद रखिएगा। यानी जो ऑपरेटर है हायरार्की इट यूजफुल क्या करता है, इज यूज फर्स्ट टू नोन विच क्या है, ऑपरेटर है, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा आप लोग। 27 है कि द बिटवाइज एंड ऑपरेटर इज यूज फॉर, जो बिटवाइज ऑपरेटर है यूज फॉर होता है किसके लिए होता है, मास्किंग के लिए, कंपेरिजन के लिए, डिवीजन के लिए, शिफ्टिंग के लिए। तो दोस्तों ये किसके लिए होता है, मास्किंग, यानी कि हमारा आंसर यहाँ पर ए सही है। 28 क्वेश्चन है द बिटवाइज और ऑपरेटर इज यूज टू, जो बिटवाइज ऑपरेटर और यूज टू डैश, यहाँ पर ए हमारा सेट द डिजायर्ड बिट्स टू 1, सेट टू डिजायर बिट टू 0, डिवाइडेड नंबर, मल्टीपल यानी मल्टीप्लाई नंबर। दोस्तों हमारा इसमें कौन सा होगा, यानी सेट टू डिजायर बिट टू 1 होता है दोस्तों, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर हैज़ द हाइएस्ट प्रेसिडेंस, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो इसका जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसका होता है दोस्तों है, तो इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्लस जो होता है इसी का होता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या है दोस्तों, 30 क्वेश्चन हमारा है कि द एसोसिएटिविटी ऑफ, जो ये ऑपरेटर आप देख रहे हैं दोस्तों, ऑपरेटर इज क्या है, राइट टू लेफ्ट होता है, ठीक है, राइट टू लेफ्ट के लिए ये ऑपरेटर यूज किया जाता है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। विच ऑपरेटर हैज़ द लोवेस्ट प्रायोरिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों है, विच ऑपरेटर में कौन सा ऑपरेटर ऐसा है जो उसकी जो प्रायोरिटी बहुत कम होती है दोस्तों में, तो इसकी कौन सी होती है, यानी जो हमारा ए होता है इक्वल इसी की कम होती है। लेकिन विच ऑफ द ऑपरेटर हैज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है दोस्तों है, तो जो हमारी प्लस होती है दोस्तों, प्लस इसकी ज़्यादा होती है। 33 है कि ऑपरेटर है प्रेसिडेंस, जो प्रेसिडेंस डिटरमाइंड विच ऑपरेटर इज डैश, कौन सा है, फास्टर है, टेक्स लेस मेमोरी है, इवेल्युएटेड फर्स्ट है, या टेक्स ऑन आर्गूमेंट है। तो दोस्तों हमारा कौन सा इसमें होता है, जो इवेल्युएटेड फर्स्ट है, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। जो ऑपरेटर है आप देख सकते हैं ना, प्रेसिडेंस डिटरमाइंड विच ऑपरेटर, ठीक, तो जो इवेल्युएटेड फर्स्ट होता है। 34 क्वेश्चन है कि इंटीजर डिवीजन रिजल्ट, इंटीजर डिवीजन रिजल्ट इन राउंडिंग द फंक्शनल पार्ट या ट्रंकेटिंग द फंक्शनल पार्ट, फ्लोटिंग वैल्यू एंड एरर इज जनरेटेड। तो दोस्तों हमारा कौन सा होता है, यानी जो हमारा ट्रंकेटिंग
द फंक्शन पार्ट, जो फंक्शनल पार्ट होता है यही होता है, यानी इंटीजर डिवीजन रिजल्ट के लिए, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा। और 35th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टर्नरी ऑपरेटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। तो इसमें कौन दोस्तों है, यही आपका एक टर्नर यानी टर्नरी ऑपरेटर होता है, ठीक है। यानी एक हम बताए थे दोस्तों यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर का चिन्ह इस तरह सिर्फ एक लाइन नुमा रहता है, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर का ये हो गया। 30 क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी आउटपुट द एक्सप्रेशन, यानी कि 11 करने के बाद हमें आउटपुट क्या मिलेगा दोस्तों, इसमें से हमें क्या 5 6 6, यानी हमें इसमें कोई नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है, इसमें कोई नहीं मिलेगा, तो इसे आप याद रखिएगा। 37 है कि द टाइप कास्ट ऑपरेटर इज, द टाइप कास्ट ऑपरेटर इज, इसमें कौन सा टाइप कास्ट ऑपरेटर है, तो जो टाइप है दोस्तों है, ठीक है, यही है, ठीक, टाइप। ये सब दोस्तों हम पीछे पढ़े हैं दोस्तों बेसिक, ठीक है। थोड़ा सा आप उसको एक बार अच्छी तरह से एनालाइज करेंगे दोस्तों, तो इसका ऑप्शन आराम से आप दे सकते हैं। 38 है जो एक्सप्लिट टाइप कन्वर्जन इज नोन एज, जो एक्सप्लिट टाइप कन्वर्जन इज नोन एज कास्टिंग कन्वर्जन और या डिसजंक्शन या सेपरेशन। तो हमारा कौन होता है दोस्तों है, जो कास्टिंग होता है, यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। 39 क्वेश्चन है कि द ऑपरेटर प्लस इन ए प्लस इक्वल मीन्स, ये क्या होता है दोस्तों है, इसका बताइए हमें दोस्तों। अभी हम बताए थे कि इसको आप उस तरह भी लिख सकते हैं, आप इसको इस तरह जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, इसको यहाँ पर इसको इस तरह भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। 40 है कि P प्लस प्लस एक एग्जीक्यूट फास्टर देन P+1 बिकॉज, तो हमारा क्या होता है दोस्तों है, ये होता है B जो पुशेस रजिस्टर नहीं, क्या P++ इज अ सिंगल इंस्ट्रक्शन, यही हमारा आंसर होता है दोस्तों, ठीक है। 40 का बी होता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। और 41 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें कौन सा जो स्टेटमेंट ट्रू है दोस्तों, ठीक है। तो सी लाइब्रेरी फंक्शन प्रोवाइड इनपुट आउटपुट फैसिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही हमारी होती है दोस्तों, ठीक है, स्टेटमेंट यही है। सी इनहेरेंट आउटपुट इनपुट फैसिलिटी, सी डज नॉट हैव, नहीं दोस्तों हमारा यही जो होता है सी लाइब्रेरी, ये क्या है, एक सी लाइब्रेरी फंक्शन जो प्रोवाइड करती है इनपुट और आउटपुट फैसिलिटी को, ठीक है। 42 हेडर फाइल इन सी कंटेंट, जो हेडर फाइल सी कंटेंट करता है, मतलब कहाँ पर, कंपाइलर कमांड लाइब्रेरी हेडर इंफॉर्मेशन ऑफ सी प्रोग्राम, कहाँ पर दोस्तों है, हेडर 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 इंफॉर्मेशन ऑफ सी प्रोग्राम या ऑपरेटर ऑफ फाइल्स लाइब्रेरी फंक्शन, जो हेडर होता है दोस्तों ये लाइब्रेरी फंक्शन इन सी कंटेंट का था, ठीक है, जिसे आप लोग याद रखिएगा। 43 क्वेश्चन है कि विच पेयर ऑफ फंक्शन बिलो आर यूज्ड फॉर सिंगल कैरेक्टर इनपुट या आउटपुट, तो दोस्तों क्या यहाँ पर बोला गया है, एक पेयर फंक्शन बिलो इज सिंगल कैरेक्टर की बात की गई है ना, सिंगल कैरेक्टर की बात की गई है, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो हमारा गेट CHR एंड पुट CHR ही होगा, आंसर है। 44 है कि द प्रिंट जो है फंक्शन रिटर्न्स विच वैल्यू व्हेन एन एरर ऑकर्स, तो दोस्तों इसमें कौन सा आंसर होगा, पॉजिटिव वैल्यू, जीरो, नेगेटिव वैल्यू, नॉन ऑफ दिस, इसमें कौन सा होगा दोस्तों, हमारा जीरो होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट अभी हम दोस्तों उसमें बताए थे आपको वाइड और इंटरमीन का कि मतलब क्या क्या होता है, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। 45 क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें आपको रॉन्ग स्टेटमेंट दोस्तों आप कौन सा इसमें बताइए, इसमें कौन सा दोस्तों होता है, यानी पुट केयर, यानी ये हो गया, ये हो गया दोस्तों, ठीक है। यानी एक जो रॉन्ग स्टेटमेंट दोस्तों हमारा यही होता है, ठीक है, सी इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट है दोस्तों, ठीक, इसे आप याद रखिएगा। और हमारा 46 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टर ओरिएंटेड कंसोल्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन, कंसोल्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन, तो कौन दोस्तों इसमें है, यानी कि गेट CHR एंड पुट CHR, ठीक है, ये कैरेक्टर की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। 47 है कि द आउटपुट ऑफ प्रिंट एफ, आउटपुट ऑफ प्रिंट एफ जो है आप देख सकते हैं जो प्रिंट कर रहे हैं दोस्तों डबल इन्वर्टेड कामा में है, -1 इज क्या है दोस्तों है, तो बताइए इसमें कौन सा है हमारा मिनिमम इंट वैल्यू, मैक्सिमम इंट वैल्यू, इसमें यानी मैक्सिमम इंट वैल्यू दोस्तों, ठीक है, इस माइनस से ये बड़ा ही होगा, यानी कि मैक्सिमम इंट वैल्यू हमारी होगी इंटीजर वैल्यू। 48 हमारा क्वेश्चन है दोस्तों है कि एन एम्परसेंट बिफोर द नेम ऑफ वेरिएबल डिनोट्स एक्चुअल
वैल्यू, वेरिएबल नेम। तो हमारा दोस्तों कौन सा होता है, यहाँ पर होता है एड्रेस। ठीक है, एड्रेस एम्परसेंड जो होता है ये एड्रेस होता है। ठीक है, इसे आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे एम्परसेंड इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन देखने को यहाँ से मिलते हैं। और यहाँ पर देखिए 49 है कि सिंबॉलिक कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड यूजिंग, जो सिंबॉलिक कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड यूजिंग, तो या यहाँ हैज़ डिफाइंड कॉन्स्ट सिंबल्स या नन ऑफ दीज, इसमें कौन से होते दोस्तों हैं, तो अब इसका हमको आंसर बताइए। इसमें दोस्तों होते हैं कॉन्स्ट होते हैं। ठीक है, कांस्टेंट से कॉन्स्ट हो गया। और हमारा दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है 50 है, इम्पॉर्टेंट है। देखिए इसमें है कि नल करेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, जो नल करेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो किससे करते हैं दोस्तों, है इस नल से, यानी जीरो से करते हैं। ठीक है, जीरो से, इसे जीरो से हम नल करेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन देखने के मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। हम लोग कल इसका जो पार्ट 2 है यानी सी लैंग्वेज का कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक को और पढ़ेंगे, उसके बाद इसके आगे कुछ फिर हम लोग एमसीक्यू को आगे पढ़ेंगे दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हो सकता है अब की बार आपको यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिले, इसलिए कि अगली बार आपको देखा गया था क्वेश्चन, यानी कि आपको कहाँ कहाँ देखें, एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट से क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो मे भी हो सकता है वहाँ से क्वेश्चन कम देखने को मिले। अब की बार आपको सी लैंग्वेज से देखने को मिले, इंटरनेट टेक्नोलॉजी से देखने को मिले, ऑपरेटिंग सिस्टम से देखने को मिले, वेब डिजाइनिंग से देखने को मिले दोस्तों। ठीक है, तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं दोस्तों, और मे भी देखने को मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग तैयारी अच्छी तरह से करिए दोस्तों, और इस वीडियो को अच्छी तरह से दोस्तों आप पढ़िएगा। और दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे क्लास से या यूपीपीसीएल से कोई भी रिलेटेड या इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से पहुंच सके दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।